काफ़ी सारी मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस करने के बाद एंड मैट्रिमोनियल लिटिगेशन देखने के बाद ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप डेज एंड माय प्रैक्टिस डेज आपके साथ इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं शेयर करूंगा व्हाट आर माय लर्निंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने क्या क्या सीखा है इन केसेस को कर करके। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सिर्फ आपके साथ लॉ की बातें नहीं करूंगा कि आपको जब हस्बैंड की तरीक साइड से आप केस लड़ रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जब आप वाइफ की साइड से केस लड़ रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस भी हो सकती हैं जो शादी करते टाइम आपको लेनी चाहिए जिससे हो सके कि कल को आपका डिवोर्स ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज मैंने अपने दोस्तों में देखा है जो लॉयर्स हैं मैट्रिमोनियल रिलेटेड लिटिगेशन कर रहे हैं, दे ऑल आर बिकमिंग वेरी मच नेगेटिव अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उनकी गलती नहीं है, इवन आई ऑल्सो फील दैट थिंग कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि डेली बेसिस पे जो हम केसेस करते हैं उसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है। पीपल हु आर सीइंग सच लिटिगेशन ऑन डेली बेसिस आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग मैरिड। ये चीज़ मैंने देखी है कि ये जो लॉयर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी एज ग्रुप के हैं, उनके अंदर बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, उनके अंदर एक जो शादी को लेके डर है वो अपने आप पैदा हो गया। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो कोर्ट में बैठे होते हैं हम सिर्फ सारा टाइम नेगेटिविटी देखते हैं। आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी हैप्पीली मैरिड। आई नो माई फ्रेंड्स हु आर वेरी हैप्पीली मैरिड, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी शादियां चल रही हैं। एंड आई नो पीपल जिनके डिवोर्सेज हो चुके हैं। आई पर्सनली नो पीपल इन माई वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आई नो सच पीपल जिनके डिवोर्सेज हो चुके हैं। आई ऑल्सो नो सच काइंड ऑफ पीपल जो डिवोर्स तो नहीं ले पाए बट वो एक बैड मैरिज में रह रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन दोस्तों हमारी सोसाइटी है इंडिया, वहाँ पे डिवोर्स जो आज भी एक टैबू है। सबसे पहले हमारी सोसाइटी को इस टैबू के ऊपर बाहर निकलना पड़ेगा कि डिवोर्स इज नॉट अ टैबू। डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक गलत इंसान के साथ रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आज आपको पता लग जाता है कि आपकी शादी हो जाती है किसी एक इंसान के साथ, आपका पता लग रहा है कि आपका स्पाउस साइकोपैथ है, चीटर है, नार्सिसिस्ट है, अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है। एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी के 40, 50, 60 साल आई थिंक रहना पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी जनरेशन के अंदर जो आज की जनरेशन है उनमें डिवोर्स रेट बढ़ा हुआ है। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रीवियस जनरेशन रही है, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही है, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन रही है, उनमें से हज़ारों लोग हैं जहाँ पे एक जेंडर बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल, हस्बैंड और वाइफ, वो पिट रहा था दूसरे से, दब के रह रहा था, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, वो टॉर्चर झेले जा रहा था, झेले जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर डिवोर्स का एक ऑप्शन नहीं होता था। तो उस जनरेशन ने जितने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, उन्होंने गुजारे करे हैं, उनको लगता है कि हमने शादी का इंस्टीट्यूशन बचा लिया, ऐसे गुजारे कर करके, ऐसे गलत सा जी जी के तो हमने पता नहीं कुछ अचीव कर लिया। मैं अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट दूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जीवन को कोई आप जीवन कह सकते हो, क्योंकि लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर। आप ऐसे जी के घिस-पिट के ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया और आपको लगता है कि अब आपकी शादी आगे नहीं चल सकती, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको वहाँ से निकल लेना चाहिए। आई नो जो डिवोर्स का एक प्रोसेस होता है वो इतना ईज़ी प्रोसेस नहीं है, उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप लड़की हैं, वाइफ़ हैं, आप नहीं कमाते, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल रही है, नहीं मिल रही, वो कितनी पे कर रहा है, कितनी पे नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। पर फिर भी आई बिलीव कि एक गलत शादी में रहना इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ नोन्स में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो 60-60 साल के होके डिवोर्स ले रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 30 साल तो अब हम गलत इंसान से रह चुके हैं। अब बाकी जो बची ज़िंदगी है, बाकी के 15-20 साल जो हमने जीना है, वो शांति से जी लें। I have handled cases where people who are 70 years old, 75 years old are seeking divorce from their spouses. Are in that mindset कि हमने पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ रह लिया है, अब हम अपनी आखिरी सांसों में इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि दोस्तों कि अगर आज आपको लगता है कि आज आपकी एक गलत इंसान से शादी हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले उस जगह से निकल लेना चाहिए। उसको ग्लोरीफाई करके कि हमने एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व कर लिया, आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिल जाएगा, आपको कोई भारत रत्न नहीं मिल जाएगा कि अगर आज आप एक गलत शादी में चले गए, सोसाइटल प्रेशर के अंदर, सोसाइटल टैबू में आके, होगा ये कि आप अपने आप में घुट जाएँगे एंड आपकी पूरी लाइफ उससे हेल हो जाएगी। अगर करियर एस्पेक्ट्स खराब हो जाएँगे, क्योंकि आज आप एक गलत घर में बैठे हुए हैं, आपके घर में ही लड़ाई हो रही है, आप करियर पे दिमाग नहीं लगा पाओगे। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिनकी गलत शादियाँ हो गई, उनका करियर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो घर के अंदर पहले कलेश करें कि पहले वो अपने करियर पे फ़ोकस करें। तो सबसे बड़ी लर्निंग कि गलत इंसान के साथ रहना कोई अचीवमेंट नहीं है, गलत शादी में रहना कोई अचीवमेंट नहीं है, एंड डिवोर्स इज़ अ वेरी ग्रेटर ऑप्शन रेदर देन लिविंग विद अ रॉन्ग पर्सन।
दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने देखा है कि हमारी जो फैलेसी है इंडिया की कि माँ-बाप भगवान होते हैं, आई पर्सनली डू नॉट एग्री। आई नो मैं काफ़ी लोगों को हर्ट कर सकता हूँ। मैं खुद भी बहुत बड़ा सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, बट आपको अगर एक बात बताऊँ अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट के अंदर, तो मैं इस फैलेसी में बिलीव नहीं करता कि माँ-बाप भगवान होते हैं। आई बिलीव दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स। अब होता क्या है, ऐसे-ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 5-5, 6-6, 7-7 साल के रिलेशनशिप्स रहते हैं। 5, 6, 7 साल के रिलेशनशिप्स रहने के बाद उनको अब एक टाइम पे पता होता है कि आप उस रिलेशनशिप में रहे हो, आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। एकदम से आपको जब आपका पार्टनर सामने वाला शादी की बात करता है, आपको माँ-बाप याद आ जाते हैं। जब आप 5 साल, 6 साल, 7 साल तक उस रिलेशनशिप में रह रहे थे, आप क्यों रह रहे थे? या तो आपने क्लियर कर दिया हो अगले को, कोई प्रॉमिस ऑफ मैरिज ना किया हो। ये चीज़ भी आई थिंक बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। इंडिया के अंदर मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ी सैड रियलिटी ये है कि आज भी हमारी कंट्री के अंदर कि हमारा बच्चा किसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाएगा, किसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाएगा, ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी देखा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो इवन अगर कुछ सेगमेंट को हटा दूँ तो 95% ऑफ इंडिया के अंदर आज भी पेरेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा किसके साथ फिजिकल एंड सेक्सुअल रिलेशंस में आएगा। उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी और उसकी अपनी एक से की तो बात होती नहीं है। और फिर कल को जब बात खराब हो जाती है, कोर्ट कचहरियों के केस चल रहे होते हैं, तो टॉर्चर हो रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं एक दूसरे की। तो अब आई बिलीव जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि माँ बाप को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी फैमिली के क्या नॉर्म्स हैं, अगर आपको किस टाइप का पार्टनर अपने बच्चों के लिए चाहिए वो आपकी कॉल है। लेकिन जब आपके बच्चे 20, 21, 22 साल के हो जाएँ, तो आप उनको ये समझा दो कि हमारी फैमिली में इस टाइप की शादी हो सकती है, इस टाइप की शादी नहीं हो सकती। तो आप इसी टाइप का पर्सपेक्टिव लर्निंग्स करो आगे। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चों के अफेयर चल रहे होते हैं और माँ-बाप शादी को अप्रूव नहीं कर रहे होते, मैंने बहुत केसेस देखे हैं दोस्तों ऐसे कि शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एडल्टरी चल रही होती है। तीसरी सबसे बड़ी गलत चीज़ जो मैंने देखी है कि जब शादी हो रही होती है तो लड़के की जो साइड होती है वो अपने एसेट्स को, अपनी नेटवर्थ को इतना इन्फ्लेट करके बताती है कि लेट्स से हमारे पास 1 मकान है तो 4 मकान बताएँगे, 1 गाड़ी है तो 4 गाड़ी बताएँगे। अब होता क्या है, इसके अंदर जो सामने वाली पार्टी है, लड़की की साइड है, उसको एक हवा के सपने आप लोग दिखा देते हो। कल को जब आप अपने यहाँ साथ रहने लगते हो, आपको आपकी रियलिटी दिखती है, तो सामने वाली की जब सपने टूटते हैं तो कलेश हो जाते हैं आपके चालू। उसके बाद जब पता लगता है सामने वाली पार्टी को कि इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक रिकवरी सूट बन जाता है। तो जब डिवोर्स का केस है दोस्तों, जब एक शादी टूट रही होती है तो सारी बात लास्ट में आके अटक जाती है पैसे के ऊपर। वो एक सिर्फ रिकवरी सूट बन के रह जाता है। मेंटेनेंस, एलिमनी, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? पैसा। अल्टीमेट गोल तो पैसा ही है। अब यहाँ पे भी क्लास डिवीजन बहुत है हमारी कंट्री में। आई हैव सीन पीपल हु आर फ्रॉम वेरी एलीट सेगमेंट, हु आर फ्रॉम वेरी अपर मिडल क्लास सेगमेंट, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता 30, 40, 50 लाख रुपए से, उनके लिए एक मामूली रकम है। वो केसेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए टाइम ज़्यादा कीमती है, हमारे बच्चों की लाइफ ज़्यादा कीमती है, उनका यूथ ज़्यादा कीमती है। अगर आज वो एक लिटिगेशन के अंदर 4, 5, 6, 8 साल बर्बाद कर गए, तो उनके बच्चों की पूरी लाइफ भी है, वो खराब हो जाएगी। उनको पता है कि 40-50 लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे दूसरी शादी करके सेटल हो जाएँगे। हमें दूसरा प्रोस्पेक्टिव पार्टनर मिल जाएगा। तो जो एलीट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, वो ईज़िली इन चीज़ों से निकल जाते हैं। दे डू नॉट स्पेंड मच टाइम इन लिटिगेशन। परंतु यहाँ पे जो दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी आ जाती है, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था दैट इंडिया इज़ हैविंग 4 टाइप्स ऑफ इंडिया। भारत के अंदर दोस्तों 4 टाइप के इंडिया हैं। जो लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास सेगमेंट के लोग आ जाते हैं, जिन्होंने अब लोन लेके शादियाँ करी होती हैं या पूरी ज़िंदगी हमारी शादी में लगा देती है, या फिर उनके लिए बेटी की शादी, बेटे की शादी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, या डिवोर्स उनके अंदर बहुत बड़ा टैबू हो जाता है। वहाँ पे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा मैंने देखी है। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान अपनी बेटी की शादी में अपनी 4, 5, 6 साल की कमाई लगा रहे हैं, कल को उनकी अगर बेटी की शादी खराब होगी, अल्टीमेटली दे विल ट्राई कि हमें रिकवरी के अंदर कितना मिले, क्या ना मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी मिले। तो होगा ये कि लिटिगेशन की बैटल बन जाएगी। सामने वाला लड़का वो कल को पैसा नहीं देगा, वो एलिमनी नहीं देगा, कि वो कहेगा कि मेरा कसूर नहीं है, लड़की का कसूर है। हमारे इंडिया में आज भी फॉल्ट बेस्ड मैरिज है। तो जो एक रिकवरी सूट बन जाएगा वो लास्ट में, और वो चलता रहेगा आपका 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आपकी लाइफ उसमें खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हर लड़की को कहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रही है, आज की डेट के अंदर दोस्तों हर लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना अर्निंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर ये फैलेसी है कि हम जाके लड़के का हाउस होल्ड संभाल लेंगे, ठीक है, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ। सबकी अपनी-अपनी व्यू पॉइंट है। आपको नहीं पता कि आपका पति कैसा होगा, अगर आपकी शादी कैसे चलेगी। भगवान ना करे आपकी शादी कल को खराब हो गई,
1%, 2% पकड़ के चल लो, आपकी शादी खराब होगी। या एक आपको नार्सिसिस्ट टकर गया, एक साइकोपैथ टकर गया, जो आपके साथ अब्यूज कर रहा है, जो आपको पीट रहा है, जो एडल्ट्री में रह रहा है, आपको लग रहा है कि आज मेरे को इस मैरिज से निकलना है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ रहना आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। तो हर लड़की को आज के डेट में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पति अच्छा है, कल को आपकी अच्छी शादी हो जाती है, आप एक हाउसवाइफ भी बनना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, वो आपकी अपनी कॉल है। 5, 6, 7 साल हो गए शादी को, आपको लग रहा है चीज़ें अब ठीक है, हम इसके साथ रह सकते हैं, आप समझ जाते हो 5, 6, 7 साल में बंदे को, यू वांट टू लीव योर जॉब और वट एवर यू वांट, दैट इज अगेन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट एंड सबकी अपनी अपनी कॉल है। तो हर लड़की को आज की डेट के अंदर दोस्तों सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम डिवोर्स केस डाल रहे होते हैं दोस्तों, मैं लड़कों की साइड से भी लड़ता हूँ, लड़कियों की साइड से भी लड़ता हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली जब हम लड़कों की साइड से केस डाल रहे होते हैं, तो हमें 4, 5 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हमें डिवोर्स डालते हुए कभी भी कोई जल्दी नहीं करनी होती। हमें सबसे पहले एविडेंस गैदर करने होते हैं, क्योंकि एक बार हमने डिवोर्स डाल दिया, उसके बाद एविडेंस गैदर करना तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब आप डिवोर्स डालोगे तो सामने वाली पार्टी मेंटेनेंस डालेगी, डीवी डालेगी, 498 डालेगी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है वो होती है मेंटेनेंस। क्योंकि अगर आपके ऊपर एक मेंटेनेंस फिक्स होगी, अच्छा खासा आप अमाउंट आपकी वाइफ को मिल रहा है, तो वो आपको इतना इजीली डिवोर्स नहीं देगी। क्यों देगी वो आपको इतनी इजीली डिवोर्स? आपको उसको एक अच्छी खासी आपसे मिल रही है पर मंथ अलाउंस, उसको तो जितना लंबा केस स्ट्रेच होगा उतना फायदा है। और अगर कल को फिर वो डिवोर्स के लिए करेगी भी वन टाइम सेटलमेंट के लिए, तो एक बहुत अच्छी खासी एलिमनी मांगेगी। तो जब भी आप एक डिवोर्स फाइल कर रहे हो, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ हस्बैंड, तो सबसे पहले ये एविडेंस गैदर कर लीजिए कि कल को जो मेंटेनेंस का केस लगेगा तो आप उसको कैसे लड़ेंगे। आपके पास पूरे एविडेंस होने चाहिए कि हमारी वाइफ ने हमें बिना किसी रीजन के छोड़ा है, आपकी वाइफ अर्निंग है, आपकी वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। तो ये सारे जब एविडेंस आपके पास हो, उसी के बाद डिवोर्स फाइल करिए। डिवोर्स कभी भी अगर आप एडल्ट्री के ग्राउंड पे फाइल कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स मत फाइल करना, क्योंकि एडल्ट्री का ग्राउंड दोस्तों प्रूव करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी टू दिस, जो क्रुएलिटी का ग्राउंड होता है उसको प्रूव करना काफी ईजी हो जाता है। क्रुएलिटी का स्कोप काफी बड़ा है एंड इसकी मीनिंग एम्बिगुअस है। क्रुएलिटी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो मेरे लिए क्रुएलिटी हो सकता है शायद आपके लिए ना हो। तो जो क्रुएलिटी का ग्राउंड साथ में एडल्ट्री के जरूर बनाइए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी, जब आपकी वाइफ आप पे 498 करेगी, देखो मैं फिर भी दोस्तों अगर अपना व्यू पॉइंट बताऊं तो I am pro bail. I am pro anticipatory person. Can say this thing that most of the lawyer will disagree with me. It's okay. Everyone has their own set of practice. Everyone has their own set of skill. अगर मैं अपनी व्यू पॉइंट बताऊं तो मैं सबसे पहले एंटिसिपेटरी की तरफ जाता हूँ, क्योंकि वट आई बिलीव दोस्तों की जो मेरी पर्सनल लिबर्टी है, इट शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। वो मेरे को 41 का नोटिस भी दे दें, मेरे को डायरेक्ट अरेस्ट ना भी करें, बट कल को पुलिस के ऊपर इतना ट्रस्ट करना, इन माई एक्सपीरियंस आई कैन नॉट डू दैट थिंग। वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी 498 डे के केसेस के अंदर आजकल कोर्ट काफी ज्यादा लिबरल हो गए एंड बेल इजीली मिल जाती है, आपको अरेस्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जब आपको कोर्ट से बेल मिल सकती है, वाई आर यू इवन रिस्किंग 1% योर पर्सनल लिबर्टी इन द हैंड ऑफ पुलिस? आप कोर्ट से ले लो बेल, एंटिसिपेटरी ले लो, आराम से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चौथी चीज दोस्तों, जो वाइफ के साइड से मैंने प्रॉब्लमेटिक देखी है कि वाइफ कई बार हाई मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जॉब छोड़ देती है। अब होता क्या है कि आप जब एक मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जॉब छोड़ देती है, चलो ठीक है, एक बार लेट्स अज्यूम कि आपको आपकी डिजायर्ड मेंटेनेंस मिल भी गई, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका पति आपको टाइमली मेंटेनेंस देगा? कल का वो नहीं दे रहा, या फिर लेट्स अज्यूम आप पे 25,000 मेंटेनेंस अलाउंस हुई, वो आगे 5,000 दे देता है, वो आगे 10,000 दे देता है। इंडिया में कोर्ट्स काफी हैप्पी हैं, उसको तब तक जेल नहीं भेजेंगे अगर वो कुछ भी दे रहा है। तो वो आगे 10,000 दे गया, उसको डांटेंगे जज साहब कि अगली बार पूरा दे दियो। इस सिचुएशन के अंदर आप तो हैंड टू माउथ रह गए, आप क्या करेंगे? तो कभी भी मेंटेनेंस के लिए अपनी जॉब ना छोड़े। जो गलती मैंने हस्बैंड की साइड से देखी है कि जब वो फैमिली कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो जज साहब उनको थ्रेटन करते हैं कि आपकी मैं काफी हाई मेंटेनेंस बांध दूंगा, आप इसको खुद बता दो क्या देना है। कभी भी एग्री नहीं करना होता। सी, जजेस हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड इन आवर कंट्री, दे आर ओवर ऑक्यूपाइड। उनको भी लगता है कि ठीक है, अगर इनका खुद ही सेटलमेंट हो जाए, खुद ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। एक उनको पूरे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑर्डर पास करना पड़ेगा, 10 पेज का वो ऑर्डर लिखेंगे, पूरे फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे। इससे अच्छा है कि उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इनका, जो लड़का अपने आप दे दे वो दे दे।
इसलिए कभी भी आपको एग्री नहीं करना, यू हैव टू चैलेंज। आपके पास अगर जज साहब कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, यू कैन चैलेंज दैट ऑर्डर इन द हायर कोर्ट, दैट इज स्टिल ओके। हाई कोर्ट से आपकी मेंटेनेंस फिर भी कम हो सकती है। बाकी जहां तक दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज आप सोचो कि लव मैरिज कर लो तो आपकी शादी चल जाएगी, अगर अरेंज मैरिज कर लो तो भी आपकी शादी चल जाएगी। एंड मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मैं अगर आपसे लास्ट के अंदर कंक्लूड करते हुए कुछ चीज़ें शेयर करूं, जब भी आप शादी कर रहे होते हो तो सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आप सबसे पहले अपने आप को जानो, कि आप ये देखो कि मुझे क्या चाहिए। डेस्परेशन में कोई भी कॉल मत लो। एक गलत इंसान के साथ अगर आप फंस गए तो एग्जिट्स इतने ईजी नहीं है। इंडिया में एंट्रीज तो बहुत ईजी है, एग्जिट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि पहले अच्छे से सामने वाले को जान लेना, खुद को जान लेना कि आपको क्या चाहिए। आई नो इट्स अ वेरी सैड रियलिटी इन आवर कंट्री कि पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं आज भी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आपको शादी करो शादी करो। एक लड़कियों के साथ एक एज आने लग जाती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को मेंटली रेडी करना इस चीज़ के लिए कि क्या होने वाला है इसके बाद। एंड ये मत सोचना कि अगर आज आपकी शादी हो गई तो यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि शादी होने के बाद आपको खुशी हो जाएगी, जस्ट गो फॉर वन डे इन एनी फैमिली कोर्ट ऑफ दिल्ली, आपको पता लग जाएगा क्या हाल है एंड किस तरीके से खुशियां मनाई जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये चीज़ समझ लो कि हैप्पीनेस एंड मैरिज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक अच्छा इंसान मिल गया वो आपकी डेस्टिनी है। लोग सोचते थे, मैं भी सोचता था कि लव मैरिजेज होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छा होता है, बट आई हैव रियलाइज्ड कि लव मैरिज में भी कई बार लव नहीं होता, आप सामने वाले को नहीं जान पाते। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो मेरी दोस्तों। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ लीगल अपडेट्स के ऊपर। थैंक यू।